साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो अब एक एक करके सामने आ रहे हैं और वो धड़े जो अपनी गंदी सियासत के पीछे छुप रहे थे, अब वो धड़े भी एक्सपोज हो रहे हैं। शोएब शाहीन जो है वो अली जफ़र के खिलाफ तनकीद करते हुए नजर आते हैं। अली जफ़र जो है वो उन तमाम अनासिर का जिक्र कर रहे हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत के हवाले से। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होने का फैसला जो है ये किसका था, ये एक बुनियादी सवाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इनके अंदरूनी इख्तलाफात अब राय साहब बाहर आ गए हैं। आपने हामिद रजा साहब की बात अगर सुनी हो तो हामिद रजा साहब की कहते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है जी, ये तमाम मामलात बेहतर होगा कि घर में बैठकर इन्हें हल किया जाए, और अगर ये मामलात घर में बैठकर हल नहीं किए जाते तो इसका नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। और अगर मैंने टीवी टॉक शोज पर बैठकर नाम लेना शुरू कर दिए तो कुछ लोग जो है वो अपना मुंह नहीं दिखा सकेंगे, यानी इस काबिल नहीं रहेंगे कि वो अपना मुंह जो है वो दिखाएं पाकिस्तान की आवाम को। राय साहब, आपको क्या लगता है कि हामिद रजा साहब जो ये क्लेम कर रहे हैं कि इमरान खान की जो बाकायदा तौर पर उनकी मर्जी शामिल थी, यानी ये उनका हुक्म था और कुछ लोग इमरान खान और मेरे ताल्लुकात को ख़राब करना चाहते हैं, उन्होंने ये भी कहा और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मेरा इमरान खान के साथ जो ताल्लुक है वो हमेशा रहेगा और उन लोगों के नाम लेने पर मुझे मजबूर मत किया जाए। ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि अगर आपको याद हो, हामिद रजा साहब जो बात कर रहे हैं, जिस दिन ये ऐलान हुआ उस दिन बैरिस्टर गौहर, हामिद खान साहब, इसके अलावा रऊफ हसन साहब, इन लोगों ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद इस बात का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया। अब ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो सस्पेंस फिल्म है ये कब तक जारी रहेगी? और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद की एक बड़ी गलती, अली जफ़र साहब ने ये बात कह दी है कि जी ये गलती थी, लेकिन मेरे लिए और लोगों के लिए शायद ये हैरानगी की बात इसलिए भी है कि आप अगर ये गलती थी तो फिर दिफा क्यों करते रहे अदालतों के अंदर कि जनाब ये बिल्कुल ठीक मामला है। फिर जो वो ये कहते हैं कि इमरान खान मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से इत्तेहाद के हामी थे। अगले दिन इत्तेहाद का फैसला तब्दील हुआ, कुछ लोग मिले थे और अडयाला के बाहर ऐलान किया गया। बानी पीटीआई से पूछा था, जवाब मिला मैंने फैसला तब्दील नहीं किया था, ये हमारी गलती थी। मिसकम्युनिकेशन कहाँ से और कैसे हुई, ये अली जफ़र साहब के अल्फाज है। फिर गलती किससे हुई ये कौन बताएगा राय साहब? इसका भी तयन कैसे किया जाएगा? और अब सारे ये कह रहे हैं जी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से जो इत्तेहाद किया गया ये एक बहुत बड़ी गलती थी। अच्छा, मैं आपको ना कुछ चीज़ें सामने रख देता हूँ सुनने वालों के कि उमर अयूब, गौहर खान और इन लोगों ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान किया। अब आपको क्या लगता है कि ये गलती पीटीआई को कितनी महंगी पड़ेगी, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सपोर्ट अवाम ने इनको दी थी और जो वोट इनको पड़ा, शायद ये लोग इस वक्त जो पार्लियामेंट में या जो फैसला साज इस पार्टी के अंदर लोग हैं वो शायद इसे सही तरह से कंट्रोल नहीं कर सके और गलतियों पे गलतियां की जा रही हैं। राय साहब, आपको क्या लगता है कि वक्त आ गया कि सियासी क़यादत को जो आपकी वकला क़यादत है इससे अलग कर दिया जाए? क्योंकि खान साहब के मुकदमात के ऊपर भी हमने एक असर ये देखा है। खान साहब के मुकदमात जो है वो बहुत सारे वकला, मुख्तलिफ जहन के वकला, मुख्तलिफ धड़ों के वकला उनको बाकायदा तौर पर जो है वो देखते आए, जिसका असर खान साहब के मुकदमात के ऊपर भी पड़ा। आप क्या समझते हैं कि ये जो इस वक्त मामलात खुलकर सामने आ रहे हैं ये नुकसान कितना होगा, और इसका जो असर है वो यानी अगर कहा जाए कि ये जो फॉल्ट लाइन डिसीजन मेकिंग के हवाले से इस वक्त क्रिएट हो चुकी है, ये कितना नुकसान पहुंचाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आने वाले दिनों के अंदर? ऐसा देखें हाशमी साहब, ये जो आपने पीटीआई की लीगल टीम की मुबैना कमज़ोरियों या कोताहियों का जिक्र किया, ये मामला ऐसा नहीं है। इसके ऑपोजिट हकायक बड़े तल्ख हैं और इसके अंदर एक बहुत बड़ी खबर भी छुपी हुई है। ये खबर अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। और इसके अलावा आज के दिन में जो 3 घिनौनी वीडियोस वायरल हुई हैं जिनसे जुड़ी बहुत ही दिलखराश किस्म की ब्रेकिंग न्यूज़ भी सामने आई हैं, ये तीनों खबरें भी अपने व्यूअर्स को बताते हैं। और क्विकली मैं आपको ये भी बता दूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा अचानक कहाँ गायब हुए और अब पहली मर्तबा वो अपने अल्फाज से इमरान खान साहब का नाम लेते हुए कैसे उनके सामने आ गए हैं, ये भी एक बड़ी अंदोनाक स्टोरी है। ये स्टोरी भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले तो हाशमी साहब,
एक वीडियो और एक डॉक्यूमेंट वायरल हुआ है NA81 से। NA81 गुजरांवाला में जो दोबारा गिनती की गई, यहां पर PTI के उम्मीदवार थे बिलाल एजाज, ये जीते थे यहां से, और जो नून लीग के उम्मीदवार थे वो हारे थे। लेकिन जब दोबारा गिनती की गई तो यहां कुल मुस्तरद शुदा वोटों की तादाद थी 7,000, लेकिन जब दोबारा गिनती की गई तो ये मुस्तरद शुदा वोटों की तादाद बढ़ाकर 17,000 कर दी गई, यानी 10,000 वोट मजीद दोबारा गिनती के अंदर मुस्तरद कर दिए गए। और इन 10,000 में से जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे बिलाल एजाज, इनके 7,000 वोट कम कर दिए गए, 7,000 वोट इनके कम कर दिए गए। और नून लीग के जो उम्मीदवार थे अजहर नारा, उनके 1,000 वोट बढ़ा दिए गए। आप देखें कि किस किस्म की अंधेर नगरी है कि एक तरफ तो 7,000 वोट कम कर दिए गए PTI के उम्मीदवार के, और 10,000 जो वोट मुस्तरद हुए उसमें से 1,000 वोट नून लीग के बढ़ा दिए गए, और बाकी तमाम उम्मीदवारों के वोट जितने जितने वोट थे वो उतने वोट बरकरार रहे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर और कितने मैसिव लेवल पर यह धांधली की गई है। अब यहां पर एक और ब्रेकिंग न्यूज और एक और घिनौनी वारदात। हाशमी साहब, ये वारदात हुई है यूसुफ रजा गिलानी के हलके में। यूसुफ रजा गिलानी अपने हलके में जो PTI के उम्मीदवार थे बैरिस्टर तैमूर, इनसे सिर्फ 104 वोटों से जीते थे, यानी इतनी महदूद उनकी अक्सरियत थी। और यहां पर जो 6,000 वोट मुस्तरद हुए, ये तमाम वोट बैरिस्टर तैमूर के मुस्तरद किए गए, यानी 6,000 वोट बैरिस्टर तैमूर के मुस्तरद किए गए, और 140 वोटों से फिर यूसुफ रजा गिलानी ये इलेक्शन जीते। उसके बाद उन्होंने सेनेट का इलेक्शन भी लड़ा, और सबको पता है कि बतौर रुकने कौमी असम्बली उन्होंने शहबाज शरीफ को वोट भी दिया। अब यहां पर एक बहुत आप कह लें कि मिस्टीरियस बात यह है कि 6,000 वोट मुस्तरद हुए हैं PTI के जो उम्मीदवार थे, और यूसुफ रजा गिलानी को सिर्फ 140 वोटों से यहां फतह मिली। अब यहां पर रीकाउंटिंग अगर होती तो फिर आप देखते कि ये नशिस्त जो है, और मेरिट के ऊपर रीकाउंटिंग होती तो ये नशिस्त भी PTI जीत जाती। लेकिन हाशमी साहब, एक बड़ी खबर NA118 लाहौर से भी आई है, क्योंकि यहां पर आलिया हमजा PTI की उम्मीदवार थी, दूसरी जानिब हमजा शहबाज नून लीग के उम्मीदवार थे। फॉर्म 45 के मुताबिक आलिया हमजा यहां से जीत रही थी, लेकिन आखिरी लम्हात में यानी 4:58 से लेकर 6:54 तक जो ऑपरेशन किया गया उसमें हमजा शहबाज को जितवाया गया। लेकिन उसके बावजूद लीड आपको पता है कि कितनी मिली हमजा शहबाज को। इतने मैसिव ऑपरेशन के बाद आलिया हमजा जो जेल में उस वक्त थी जब वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही थी, उनकी कैंपेन चलाने के लिए कोई था नहीं, उनकी बेटी ने उनकी कैंपेन चलाई। उसके बावजूद इतने मैसिव लेवल पर जो धांधली हुई है, यहां पर हमजा शहबाज सिर्फ 5,000 वोटों की लीड से जीतने में कामयाब हुए, धांधला करने के बावजूद। अब यहां पर दोबारा गिनती की दरखास्त दी गई थी, लेकिन दोबारा गिनती की इस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया। आप इससे भी अंदाजा लगा लें कि शर्मनाक फ्रॉड और नाकाम रियासत के अंदर किस किस्म के घिनौने खेल खेले जा रहे हैं। अच्छा, अब NA133 कसूर, यहां पर PTI के जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे अजीम लखवी, ये 13,000 वोटों की लीड से जीते थे, यानी थोड़ा बहुत मार्जिन नहीं था, कोई 140-50 का मार्जिन नहीं था, 13,000 वोटों की लीड से जीते थे। लेकिन यहां पर जो दोबारा गिनती के लिए दरखास्त आई थी, इसको मंजूर कर लिया गया, यानी 13,000 वोटों की लीड वाला हल्का, वहां दोबारा गिनती की दरखास्तें मंजूर की जा रही हैं। लेकिन 5,000 लीड वाला जो हमजा शहबाज का हल्का है, वहां दोबारा गिनती की दरखास्त जो है ये मुस्तरद कर दी गई है। अब यहां पर हाशमी साहब एक और ब्रेकिंग न्यूज ये आई है NA177 लाहौर से। अब यहां पर अलीम खान को 50 से जायद फॉर्म 45 में टेम्परिंग के शवाहिद सामने आए हैं, और 30,000 वोट इनको इजाफी दिए गए।
131 का फिगर जहां पे लिखा हुआ था उसको हाथ से काट कर 731 कर दिया गया और 281 या 381 का जो फिगर लिखा गया था इसके पीछे एक हिंसा लगा के उसको 1381 कर दिया गया और इस तरह से ये जो 117 लाहौर है यहां से भी पीटीआई का जो मैंडेट है ये छीना गया। अब यहां पर हाशमी साहब एक और अहम खबर कि पंजाब की जो जनरल नशिस्तें हैं सेनेट के लिए इनमें हामिद खान और इसी तरह जुल्फी बुखारी को पंजाब से उम्मीदवार बनाया गया है और कवरिंग उम्मीदवार के तौर पर उमर सरफराज चीमा और कर्नल एजाज मिनहास को नामजद किया गया है। लेकिन इसके अंदर अहम खबर यह है कि पीटीआई किस तरह से अपने वर्कर्स का ख्याल करती है। सनम जावेद को खवातीन की नशिस्तों पर उम्मीदवार बनाया जाएगा और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर सेनेट में लाया जाएगा। लेकिन अब यहां पर जो एक इंतहाई अजीबोगरीब किस्म की खबर है जिसे सुनकर मैं ये अल्फाज बोलने पर मजबूर हो गया हूं कि ये खबर सुनकर हमारे व्यूअर्स के कानों से धुआं निकल जाएगा कि ये पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्या कुछ हो रहा है। इमरान खान साहब को हराने के लिए जो हरबे इस्तेमाल किए गए वो तो नाकाम हो गए, लेकिन अब इमरान खान साहब के साथ ज़ाती इंतकाम में चीफ इलेक्शन कमिश्नर इतना आगे आ गए हैं कि उन्होंने पहली मर्तबा एक इंटरव्यू दे डाला। हाशमी साहब इंटरव्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में उन्होंने अल्फाज जो बोले, आप ज़रा अल्फाज पर गौर करें। हमारे जो व्यूअर्स हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस पर कॉमेंट करके बताएं, शाइस्तगी के दायरे में रह के कोई गालम गलोच ना करें, लेकिन कमेंट करके बताएं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यह बात करनी चाहिए थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग तो शायद इमरान खान से घबरा जाएं, मैं इमरान खान से घबराने वाला नहीं। यदि उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो खुद को इमरान खान साहब का कोई मुखालिफ उम्मीदवार, इमरान खान साहब का दुश्मन, इमरान खान साहब के मुखालिफ कोई सियासी जमात वो खुद को समझते हैं, इमरान खान साहब का मुखालिफ खुद को लीडर समझते हैं और इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ये तमाम जमातें इमरान खान से घबरा सकती हैं लेकिन मैं इमरान खान का मुकाबला करूंगा। और भाई आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, आप किसी एक पार्टी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं, आप पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। पाकिस्तान के 4 सूबों और वफाक के आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आपका काम है साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना। आपका ये काम नहीं है कि मुल्क के सबसे बड़े और मकबूल लीडर को आप ये कहें कि मैं इसका मुकाबला करूंगा। इसका मतलब यह है कि एक प्री सेट माइंड है, ये जो एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है कि प्री सेट माइंड आपका इमरान खान साहब के खिलाफ, और ये प्री सेट माइंड आपने अप्लाई किया जब आपने ये 2024 का इलेक्शन करवाया और इसी वजह से आपने धांधली भी करवाई, आपने पीटीआई से मखसूस नशिस्तें भी छीनी, आपने बल्ले का इंतखाबी निशान भी पीटीआई से छीना। तो इसका मतलब यह है कि आपके ज़हन में पहले से तासुब था, सिर्फ इनके इस एक फिक्रे पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर रेफरेंस जाना चाहिए और इनको निकाल बाहर करना चाहिए कि आप इतने मुतासिब हैं कि आप कहते हैं कि मैं इमरान खान का मुकाबला करूंगा। उसके बाद एक और जो इन्होंने शोशा छोड़ा, इन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के दौर में, ये भी ज़रा गौर से सुन लें, इन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के दौर में मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई। 3 कोई टॉप के बंदे, ये अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किए कि 3 टॉप के बंदे मेरे पीछे लगा दिए गए और ये तीनों अफराद मुझे कत्ल करना चाहते थे। अगर आपको उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत में 3 लोग कत्ल करना चाहते थे और आपको ये लगता था कि हुकूमत आपके खिलाफ कुछ करवा रही है, तो आपने सेनेट का इलेक्शन जो कि ओपन बैलेट के जरिए होना चाहिए था ताकि धांधली का रास्ता रुक सके। जिस तरह से यूसुफ रजा गिलानी के बेटों ने सेनेट के इलेक्शन में खरीदो फरोख्त की, जिसके वीडियो एविडेंस भी सामने आ गए थे, तो आपने उस वक्त सेनेट के अंदर जो इलेक्शन था उसको ओपन बैलेट के जरिए करवाने के बजाय प्राइम मिनिस्टर की मुखालफत कर दी। तो वो तो आप कर सकते थे, लेकिन जब आप पर
हमला करवाने की कोशिश की गई, तो आप क्या उस वक्त ये बात सामने नहीं ला सकते थे? आज आपको याद आया इमरान खान साहब की हुकूमत गिरने के बाद, इमरान खान साहब की हुकूमत गिरने के बाद 2 साल मुकम्मल हो गए और 2 साल बाद आप ये भोंडे इल्जामात लगा रहे हैं, खुद को आपको हीरो समझने के लिए या हीरो साबित करने के लिए कि मुझ पर तो कातलाना हमला भी प्लान किया गया था। उसके बाद इनके तासुब पर मबनी एक और फिक्रा सुन ले, सुनता जा शर्माता जा। ये जो एक मुहावरा है, एक फिक्रा है, आप अंदाज़ा करें कि सिकंदर सुल्तान राजा किधर स्टैंड करते हैं। ये कहते हैं कि मुझे ये कन्वे किया गया कि जब मैंने सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट के ज़रिए ना करवाने का फ़ैसला किया, तो मुझे ये कन्वे किया गया कि इमरान खान साहब को रातों को नींद नहीं आती। यानी ये तंज कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को रातों को नींद नहीं आती। इमरान खान साहब के खिलाफ जनाब बाजवा और उनकी पूरी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के खिलाफ बरसरे पेकार थी। 76वें लॉन्ग कोर्स के तमाम जनरल्स को जनाब बाजवा ने ये यकीन दिला दिया था कि जनाब फैज़ हमीद को इमरान खान साहब आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली 76वें लॉन्ग कोर्स के जितने भी सीनियर जनरल थे जो कि पोटेंशली आर्मी चीफ बन सकते थे, ये 76वें लॉन्ग कोर्स के जो जनरल्स थे, इनके मुतल्लिक ये तासुर था कि ये भी इमरान खान साहब के खिलाफ हो गए थे। जनाब बाजवा के मिस गाइड करने पर पीटीआई के लोगों को अगवा किया गया, इमरान खान साहब पर गोलियां चल गईं। इमरान खान साहब पर गोलियां चलते हुए पूरी दुनिया ने देखा। इमरान खान साहब का नाम ईसीएल पर नहीं था, इमरान खान साहब बैरून मुल्क नहीं गए। इमरान खान साहब पर जमान पार्क में भी उनकी जान लेने की कोशिश की गई, जब एक आप ये कह लें कि अंधाधुंध शेलिंग की गई। तो आप ऐसे शख्स और ऐसे लीडर को जो इतने फौलादी असाब का मालिक है, जो कि जेल में मौजूद है, जिसको पता है कि स्लो पॉइजनिंग के जरिए मेरी जान ली जा सकती है, लेकिन फिर भी वो लीडर ये कह रहा है कि मैं अपनी रिहाई नहीं चाहता, मेरी रिहाई के लिए मैं किसी किस्म का समझौता नहीं करूंगा। और उसके मुतल्लिक आप ये अल्फाज बोल रहे हैं कि आपकी वजह से इमरान खान साहब को रात की नींद नहीं आती थी। और कौन है आप? पहले आप ये तो बताएं कि आपकी वजह से इमरान खान साहब को नींद नहीं आती थी। आप क्या इमरान खान साहब के बहुत बड़े सियासी मुखालिफ हैं जो आप ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपकी वजह से इमरान खान साहब को रात की नींद नहीं आती थी? दूसरी बात ये हाशमी साहब कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का क्या काम है इंटरव्यूज देना। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है। इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स हैं, इनको एग्जेक्टिव ऑर्डर यानी प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर या सदर के ऑर्डर के तहत नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि ये आईनी ओहदेदार है। इनको हटाने का तरीकाकार यह है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर हो। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाने का अख्तियार चीफ जस्टिस के पास होता है, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है किसी भी इलेक्शन कमीशन के मेंबर को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उसके मिसकंडक्ट पर हटा सकती है। तो इससे यह जाहिर होता है कि ये एक आईनी ओहदेदार हैं और इलेक्शन कमीशन का स्टेटस भी एक आईनी इदारे का है। तो क्या आपने इससे पहले कभी देखा है कि कोई आईनी इदारे का जो सरबराह हो वो इंटरव्यू दे रहा हो? क्या आपने जस्टिस बंदयाल को या किसी चीफ जस्टिस को यह देखा हो कि वो सिटिंग चीफ जस्टिस हो, टीवी प्रोग्रामों में बैठा हो और एंकर्स को इंटरव्यू दे रहा हो और किसी एक लीडर के मुतल्लिक ये बात कर रहा हो कि ये जो लीडर है मैं इसका मुकाबला करूंगा, मैं डटकर मुकाबला करूंगा, मैं घबराऊंगा नहीं? तो ये बातें तो लोग अपने दुश्मन के लिए करते हैं। इसका मतलब यह है कि आप इमरान खान साहब को अपना दुश्मन समझते हैं और अपना दुश्मन समझते हुए आपने इमरान खान साहब को ये इलेक्शन हरवाया मिली भगत से कुछ और लोगों के साथ मिलकर। उसके बाद एक और बड़ी अजीबोगरीब बात की इन्होंने जावेद चौधरी साहब को इंटरव्यू देते हुए। उसमें ये कहते हैं कि इमरान खान साहब मेरे खिलाफ उस वक्त हो गए जब मैंने सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए करवाने की मुखालफत कर दी। पहली बात तो यह है कि आपको क्या नहीं पता कि सेनेट के अंदर अरबों रुपए की बोलियां लगती हैं? क्या आपको इन शवाहिद के मुतल्लिक नहीं पता तो अखबारात भी आप नहीं पढ़ते? क्या आपने वो वीडियो नहीं देखी थी यूसुफ रजा गिलानी के बेटों की जिसमें वो खरीदो फरोख्त कर रहे थे यूसुफ रजा गिलानी के नशिश के लिए? आप ज़रा ये बताएं
कि अक्सरियत तो पीटीआई की थी, हफीज शेख की थी, तो यूसुफ रजा गिलानी वो इलेक्शन कैसे जीत गए थे? तो इसलिए एक तो आपने जो मुखालफत की किसी के कहने पर, जनाब बाजवा की इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर, उस पर बजाय शर्मिंदा होने के आप ये कहते हैं कि उस वक्त इमरान खान साहब मुझसे नाराज़ हो गए थे। और अगर आप समझते हैं कि उस वक्त इमरान खान साहब आपसे नाराज़ हो गए थे, तो अगेन इसका मतलब यह है कि एक तासुब जो है ये आपके जहन में मौजूद है। अब इस पूरी सूरत में इन्होंने उमर अयूब के ऊपर भी कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं। उमर अयूब साहब प्रॉबेबली इसका जवाब भी देंगे, लेकिन इस पूरी सूरत में उमर अयूब साहब का आज एक ताज़ा तरीन स्टेटमेंट सामने आया है। और इस स्टेटमेंट में उमर अयूब का ये कहना है कि मकासद पूरे करवाने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लॉलीपॉप दिया गया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं दोहरा रहा हूं कि इलेक्शन कमिश्नर यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कनाडा में पाकिस्तानी सफीर बनाने की लालच दी गई है। अब आ जाएं, जो आपने कहा कि पीटीआई की लीगल टीम की मुबैना कमज़ोरी या पीटीआई के अंदर इख्तलाफात। हाशमी साहब, ये जो नैरेटिव है ये नून लीग ने अपने कुछ सहाफ़ियों के ज़रिए और अपने सोशल मीडिया सेल के ज़रिए फैलाया है। आप मुझे बताएं कि पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला जो छीना गया, ये क्या पीटीआई की लीगल टीम की कोई कमज़ोरी थी? सबको पता है कि किस किस्म के फैसले आ रहे हैं, सबको पता है कि किस किस्म के फैसले आ रहे हैं। पीर पगारो जो जीएचक्यू की शख्सियत समझे जाते हैं, एस्टैब्लिशमेंट की सियासत करते हैं, उन्होंने कहा कि मेरी जमात फंक्शनल लीग का जो इलेक्शन था पीटीआई का तो बहुत अच्छा था, मेरे जमात का इलेक्शन ना होने के बराबर था, लेकिन उसके बावजूद मेरा इंतखाबी निशान नहीं छीना गया, एएनपी का इंतखाबी निशान नहीं छीना गया, जुर्माना किया गया। तो आप मुझे बताएं कि पीटीआई का इंतखाबी निशान को लीगल टीम की कमजोरी की वजह से छीना गया। फिर इमरान खान साहब को जो बोगस तरीन मुकदमात में सजाएं सुनाई गई, वो ट्रायल साइफर का जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 मरतबा कलदम करार दिया, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब को साइफर केस में सजा सुना दी। तो ये क्या पीटीआई की लीगल टीम की कमजोरी है? ये जो इस वक्त आप पीटीआई ने 180 नशिस्तें जीती कौमी असम्बली में और पंजाब असम्बली में 223 नशिस्तें जीती, इनको महदूद करके 90 नशिस्तें कौमी असम्बली में छीन ली गई पीटीआई से। तो ये क्या इनकी लीगल टीम का कसूर है? ये लीगल टीम का कसूर नहीं है, ये इस सिस्टम ने तय कर लिया था। ये जो पाकिस्तान के अंदर एक सिस्टम बनाया गया कि इमरान खान साहब को हर सूरत में हराना है। जब इमरान खान साहब को अवाम ने हारने नहीं दिया, अवाम ने जाकर पोलिंग डे पर तमाम मंसूबे खाक में मिला दिए, तो फिर ये एक आफ्टर थॉट, ये एक प्रोसेस जो है ये शुरू किया गया, ये ऑपरेशन शुरू किया गया और उसके बाद जो है ये इमरान खान साहब की नशिस्तें कम की गई। तो इसमें पीटीआई की क़यादत का कसूर था या पीटीआई के क़यादत के कोई अंदरूनी इख्तलाफात थे? अगर पीटीआई की क़यादत के अंदरूनी इख्तलाफात इतने बड़े होते तो पीटीआई बगैर इंतखाबी निशान बल्ले के, जब उनको कोई कॉर्नर मीटिंग भी ना करने दी जाए, जब उनको कोई जलसा भी ना करने दिया जाए, जब उनकी पूरी क़यादत को जेल में भी डाल दिया जाए, उसके बावजूद पीटीआई 3/4 अक्सरियत हासिल कर सकती थी अगर इन इख्तलाफात का वॉल्यूम कोई बहुत बड़ा होता। तो इसलिए ये याद रखिएगा कि ये नून लीग का फैलाया हुआ नैरेटिव है कि ये पीटीआई से मखसूस नशिस्तें छीनी गई हैं, पीटीआई से इंतखाबी निशान छीना गया है, इमरान खान साहब को सजाएं हुई हैं, पीटीआई के खिलाफ धांधली हुई है, पीटीआई की नशिस्तें छीनी गई हैं जो कि ऑपरेशन करके 9 फरवरी की सुबह। तो इसमें यह कहा गया कि ये पीटीआई की लीगल टीम का और पीटीआई की अपनी क़यादत का कसूर है। ये पीटीआई का कसूर नहीं है, ये इस घनौने सिस्टम ने तय कर लिया था कि पीटीआई के साथ हमने ये सलूक करना है। इसलिए पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं उनको इस प्रोपेगेंडा के अंदर नहीं आना चाहिए कि ये सारा कोई अंदरूनी इख्तलाफात हैं या पीटीआई की लीगल टीम का कोई कसूर है। अब इसके अंदर एक और अहम बात यह है कि केपी के अंदर इससे पहले बलूचिस्तान अवामी पार्टी की भी एक प्रेसिडेंट मौजूद है कि ये नशिस्तें, मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से पीटीआई का हक बनती थी, ये मिलनी चाहिए थी। केपी में एक नशिस्त पीपल्स पार्टी, इसी तरह एक नशिस्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। तो यहाँ पर पीपल्स पार्टी को तो नशिस्त मिल गई मखसूस, लेकिन
सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये नशिस्तें नहीं दी गई। अब इस पूरी सूरत के अंदर इस वक्त एक और जो अहम खबर है कि साहिबजादा हामिद रज़ा ने ये बयान क्यों दिया कि पीटीआई पहले अपना घर ठीक कर ले। हाशमी साहब, ये बयान ऐसे नहीं आते, चूँकि अब हुकूमत साजी हो गई है, हुकूमतें कायम हो गई हैं, ये तासुर भी बनाया जा रहा है कि हुकूमत 6-8 माह तो चलेगी, तो इसलिए जब किसी जगह से कोई दबका वगैरह आ जाता है या कोई प्रेशर आ जाता है तो इस किस्म के स्टेटमेंट्स आ जाते हैं। लेकिन पीटीआई ने जो कुछ किया है बदतरीन हालात में, ये नामुमकिन को उन्होंने मुमकिन कर दिखाया। पूरा आलमी मीडिया ये कह रहा है कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की सियासी तारीख को उल्टा कर रख दिया बदतरीन जबर के माहौल में। तो ये पीटीआई के कारकुनों, पीटीआई की लीगल टीम, पीटीआई की क़यादत और सबसे बढ़कर अवाम और इमरान खान साहब का किया हुआ ये एक करिश्मा है जिसकी वजह से पीटीआई दोबारा ना सिर्फ ये कि सिस्टम में आई बल्कि 3/4 नशिस्तें भी पीटीआई ने जीती हैं। राजा, खबर ये है कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की जो सब कमेटी है बाय मिडल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया और शुमाली अफ्रीका, इन्होंने अगले हफ्ते 20 मार्च को एक इजलास तलब कर लिया है। अब इस पे जारी करदा नोटिस में ये बताया गया है कि अमरीकी महकमा खारजा में असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू को भी तलब किया गया है। डोनाल्ड लू पाकिस्तान समेत जनूबी एशिया और सेंट्रल एशिया अमूर के ब्यूरो के इंचार्ज है और बानी पीटीआई ने उन्हें अपने साइफर के हवाले से, यानी जो कुछ हुआ उसमें जो सियासत की गई इसमें मरकजी किरदार जो है वो करार दिया। और पसे पर्दा डोनाल्ड लू से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अमेरिका के हवाले से बाकायदा जो है वो एक सॉफ्ट किस्म की डिप्लोमेसी भी उन्होंने जारी रखी हुई है, क्योंकि तासुर ये दिया जा रहा था कि ये लॉबिंग कर रहे हैं। अमेरिका में फर्म्स को हायर किया गया और ये पाकिस्तान के मीडिया ने इस खबर को, यानी जो अमेरिकी जो नुमाइंदगान, ऐवान नुमाइंदगान है जहां पर ये कमेटी ने बुलाया है डोनाल्ड लू को, उस हवाले से खबर को ट्विस्ट करके जो है वो पेश किया गया है। राय साहब, अब अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट में पाकिस्तानी समेत जनूबी और सेंट्रल एशियाई उमूर के असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू इस समात के दौरान अमेरिकी महकमा खारजा का मौक़िफ़ बयान करने के अलावा कमेटी के रुकन कांग्रेस मेंस के सवालात के जवाबात भी देंगे। आप इसे किस तरह देखते राय साहब? ये बड़ी कामयाबी होगी या फिर अमेरिका ये सिर्फ मोहर लगाने के लिए बुला रहा है डोनाल्ड लू को, जो सब कमेटी है, कि हमने जो कुछ किया वो ठीक था और अमेरिका का इसके अंदर कोई किरदार नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता कि सब कमेटी बुलाए, सवालात का जवाब भी वहाँ पर दें और उसके बाद जो है वो मुल्जिम ठहरा दिया जाए किसी शख्स को, यानी जो चार्जशीट है उनके खिलाफ साबित कर दी जाए। राय साहब, हुकूमत वक्त अमेरिका की शायद ऐसा ना होने दे, आपका क्या ख्याल है इस हवाले से? देखें हाशमी साहब, ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन था इसके मुतल्लिक एक और वीडियो वायरल हो गई है और मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ के घर से ये वीडियो वायरल हुई है और मरीम नवाज़ के घर के अंदर से मरीम नवाज़ के खिलाफ गवाही आ गई है, जिसका ताल्लुक एक जनरल यानी साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा से भी है। क्योंकि मरीम नवाज़ ने ये क्लेम किया था कि उनका एक जो बड़ा खासुल खास सरकारा है जिसने साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा से मुलाकात की थी, एक 1-on-1 मुलाकात, और एक में साबिक DGI जनरल फैज़ अमीर भी मौजूद थे। तो जब इस मुलाकात का भांडा DGI प्यार ने फोड़ा था और उन्होंने कहा था कि मरीम नवाज़ के नुमाइंदे मोहम्मद ज़ुबैर जनरल बाजवा और जनरल फैज़ अमीर से 2 मुलाकातें कर चुके हैं और उन्होंने मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ के लिए रिलीफ मांगा, तो मरीम नवाज़ ने ये बहाना बना लिया कि मोहम्मद ज़ुबैर आज खुद गए होंगे और उन्होंने, यानी मरीम नवाज़ ने नहीं कहा था कि वो जाएं जनरल बाजवा के पास, लेकिन अब मोहम्मद ज़ुबैर ने खुद ये इंकशाफ कर दिया है एक TV प्रोग्राम में कि मैं जनरल बाजवा के पास जाने से पहले मरीम नवाज़ से मिला था और मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ की हदायत पर मैंने जनरल बाजवा से मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ के लिए रिलीफ मांगा था। ये हाशमी साहब, जो जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के लिए नून लीग ने वोट डाला था, ये असल में उस वक्त डील के इब्तदाई खद्दो खाल तय कर लिए गए थे। इसके ऊपर मैंने उस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी अपने वीलॉग में शेयर की थी। PTI के लोग नाराज़ हो गए थे क्योंकि कुछ जज्बाती भी हैं PTI के अंदर। अगर आप कुछ साजिश आश्कार कर रहे हों
और ये बता रहे हो कि पीटीआई के खिलाफ साजिश हो रही है, तो उसके ऊपर भी नाराज़ हो जाते हैं। तो उस वक्त भी ये कुछ लोगों ने तनकीद की कि आप ये क्यों कह रहे हैं कि जनाब बाजवा नवाज शरीफ को और मरियम नवाज़ को वापस ला रहे हैं। तो हमारे पास हकाइक थे, हमने वो हकाइक बयान किए, लोगों को तल्ख लगे, पीटीआई की तनकीद हमने बर्दाश्त की, लेकिन अल्टीमेटली वो खबर भी दुरुस्त साबित हुई। तो हाशमी साहब, एक तो रजीम चेंज ऑपरेशन के मुतल्लिक एक और गवाही भी आ गई। एक और छोटा सा क्लिप जो वायरल है, ये मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर का वायरल है। उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में कहा कि मैं अगेन ये गवाही देता हूँ कि इस्लामाबाद में जो तीनों हल्के हैं ये पीटीआई ने जीते। 2 हल्कों से मैं आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा, मैं हारा हूँ, मैं इसको तस्लीम करता हूँ, लेकिन मेरे पास भी फॉर्म 45 मौजूद हैं और नून लीग के पास अगर ऐसे फॉर्म 45 मौजूद हैं जिनसे वो ये साबित कर सकें कि वो ये इलेक्शन जीते थे, तो फिर वो सामने क्यों नहीं लेके आते। तो इसका मतलब यह है कि रजीम चेंज ऑपरेशन भी साबित हो गया है, जो पीटीआई के साथ धांधला किया गया है ये भी साबित हो गया है। और अब जो आपने अमेरिका के अंदर एक बड़ी पेशी की बात की, इसके मुतल्लिक भी एक दिलचस्प खबर है, लेकिन प्रोग्राम का टाइम चूँकि काफ़ी हो गया है, तो हम इसको अपने इसी प्रोग्राम की जो अगली एपिसोड है उसमें नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब। व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद। अल्लाह ने के बाद।